हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11th मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 है, उसके जो इंट्रोडक्शन है उसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने उपसमुच्चय के रूप में देखा था कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं, सबसेट किसे कहते हैं, और सबसेट के जो 3 एग्जाम्पल्स थे वो भी हमने किए थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हमें देखने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं को समझना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है। यदि हम एक नंबर लाइन लेवें, स्टूडेंट्स यदि हम एक नंबर लाइन लेवें, नंबर लाइन का प्रयोग आप 7th 8th 9th 10th में कर चुके हैं। नंबर लाइन लेवें और इसमें ये मान लीजिए मैंने पॉइंट ले लिया 0, और इसके राइट हैंड साइड के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2, आगे इसी प्रकार -3, और दोनों तरफ अनंत तक चलते जाते हैं। ये सारे के सारे नंबर है संख्या रेखा के ऊपर। अब इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या हो सकती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या है। इसी प्रकार 0 और 1 के बीच में अनंत संख्या हो सकती है। किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में भी अनंत संख्याएं होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी है। वास्तविक संख्याओं को मैं रियल नंबर्स लिख रहा हूँ, रियल नंबर्स आप समझ जाएंगे, रियल नंबर्स। अब हम इन्हें चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे। रियल नंबर्स के स्टूडेंट्स मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक तो होते हैं विद डेसिमल, दशमलव संख्याएं विद डेसिमल्स, और एक होती है विदाउट डेसिमल्स, विदाउट डेसिमल्स। दशमलव वाली संख्याएं, बिना दशमलव वाली संख्याएं। बिना दशमलव वाली संख्याओं को हम 3 भागों में बांटते हैं, जो आपको नंबर लाइन पे दिख रही है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 और अनंत तक, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1 -2 -3 और अनंत तक। जो 1 से शुरू हो रही है पॉजिटिव संख्याएं, पॉजिटिव संख्या जो होती है उन्हें बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटेजर्स। पॉजिटिव इंटेजर्स माने हिंदी में कहे तो धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। इन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। और इन्हें हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर जब सेट के बारे में जानकारी दी थी कि प्राकृत संख्या, ये संख्याएं जो हैं इन्हें हम रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इन्हें हम समुच्चय निर्माण रूप में ही लिख सकते हैं। और इन्हें हमें यदि रोस्टर रूप में लिखना है तो हमने इनको जो साइन दिया है, जो अक्षर दिया है, हम उसी के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे n है वो नेचुरल नंबर्स का प्राकृत संख्याओं का, इसका मतलब हो जाएगा 1 से लेकर अनंत तक की धन पूर्णांक संख्याएं। इसे हम बोलते हैं 0 पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। इसे बोलेंगे शून्य पूर्णांक, 0 इंटेजर। और इन्हें हम बोलेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। अक्षर थोड़े छोटे हो रहे हैं स्टूडेंट्स, जगह की थोड़ी इसमें कमी हो गई है। जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, उनमें यदि शून्य पूर्णांक और जोड़ दिया जाए तो दोनों के दोनों मिला के होल नंबर बन जाते हैं, पूर्ण संख्याएं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन दोनों को मिला दें यदि प्राकृत संख्याओं में 0 मिला दें तो वो हो जाएगी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को हम जो लेटर देते हैं वो है W, होल नंबर्स। ऋणात्मक पूर्णांक जो है, नेगेटिव इंटेजर्स, इन्हें हम स्टूडेंट्स जो अक्षर देते हैं वो है Z। Z ऋणात्मक है इसलिए माइनस, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप, Z माइनस। इसका मतलब ये हो गया है कि जो डेसिमल वाले नंबर हैं वे सारे के सारे पूर्णांक है। जो विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर है वे सारे के सारे पूर्णांक है। यदि पूर्णांक, यदि हम ये देखें, ये वाले हैं, इन्हें हम यदि पूर्णांक कहें, इंटेजर्स कहें, तो ये सारे के सारे नंबर है N, W एंड Z। ये Z माइनस है, N को हम Z प्लस भी कह सकते हैं
भाई जेड का अर्थ हो गया पूर्णांक। कौन से पूर्णांक? प्लस वाले, धन वाले, धन पूर्णांक। और डेसिमल वाले हैं उन्हें हम जेड कह सकते हैं, पूर्णांकों को ओनली जेड। मेरी बात आप अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। जेड तो हो गए हैं पूर्णांक, और जेड के हमने 3 पार्ट कर दिए हैं। एक पार्ट है एन, प्राकृत संख्याएं, ये है शून्य। इन दोनों को मिला देवें तो ये बन जाएगी होल नंबर्स। ये है जेड माइनस। एन को हम जेड प्लस भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है इतनी। अब आगे बात करते हैं विद डेसिमल, दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव वाली संख्याओं को भी हमने 3 प्रकार में, 3 भागों में बांट दिया है। 1 2 3 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एक दशमलव वाली संख्या वे होती है जिसके अंदर भाग पूरा पूरा चला जाता है, उसके बाद में जो शेषफल है कुछ भी नहीं बचता है। दशमलव आने के बाद भी उन्हें हम लिखते हैं शांत संख्याएं। शांत संख्याएं, अंग्रेजी में इन्हें बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स दूसरे वे होते हैं जो शांत तो हो जाते हैं, बार लगा हुआ ऊपर दशमलव के बाद, लेकिन बार बार एक ही नंबर है या एक पैटर्न है नंबर का, वो वापस रिपीट होता है। इन्हें बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अशांत का अर्थ हो गया भाग पूरा पूरा कभी नहीं जाएगा। आवर्ती का अर्थ है नंबर पैटर्न है जिसके ऊपर बार लगा हुआ वो वापस रिपीट होता जाएगा। तीसरे प्रकार की संख्याएं होती है, वे इस प्रकार की होती है कि न तो वे कभी अशांत होती है और न कभी रिपीट होती है। इस प्रकार की संख्याएं हैं, भाग चलता ही जाएगा, कहीं रिपीट नहीं होगी संख्याएं। और रिपीट होने का अर्थ है पैटर्न रिपीट नहीं होगा, एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी। जैसे आप कहेंगे 0 और 0 रिपीट हो गया, 0 0 रिपीट हो गया, लेकिन ये यहाँ पे 2 के बाद 0, यहाँ पे 5 के बाद 0 है। इस प्रकार एक पैटर्न नहीं बनेगा। इस प्रकार की संख्याओं को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति, आप अच्छी तरह से समझिए इसको। दशमलव संख्या 3 प्रकार की हो गई है, शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ये दोनों जो संख्याएं हैं, ये और ये वाली सारी की सारी, ये इन संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या स्टूडेंट्स वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाए और जहाँ पे Q बराबर नहीं हो 0 के, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जो बटे में संख्या लिखी जा रही है वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे के सारे तीनों नंबर्स N, W और Z या माइनस या फिर पूरा Z और ये दोनों नंबर्स, ये सारे के सारे परिमेय संख्या कहलाते हैं। ये जो बच गया है अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति को हम लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक वास्तविक संख्याओं का, जो रियल नंबर्स होते हैं, उनका एक सामान्य परिचय दे दिया आपको। कुल मिला के आपको 6 प्रकार की संख्याएं हैं वो आपको देखनी है। और जो ये परिमेय संख्याएं हैं ये भी रोस्टर रूप में या फिर टेबुलर फॉर्म के अंदर नहीं लिखी जा सकती है। तो इन्हें हम एक जो वर्ड देते हैं वो है Q। परिमेय संख्याओं को Q से डिनोट करते हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें हम T से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और रियल नंबर है ये भी टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, इन्हें हम R से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास कई ऐसे कैपिटल लेटर्स हो गए हैं जो हमें अच्छी तरह से याद रखने हैं, हमारे काम में आने वाले हैं। आगे 12वीं तक आपके काम में आएंगे और आगे कंपटीशन लेवल में भी काम में आने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं, सबसेट बनाते हैं। यहाँ पे यदि मैं n लिख दूँ, प्राकृत संख्याएं हैं, n है वो होल नंबर का एक सबसेट है। क्या बात सही है? होल नंबर में देखिए कौन कौन से आते हैं, n और उसके साथ ही 0 भी, 0 से लेकर और धन संख्या सारी की सारी है, पॉजिटिव इंटीजर जो भी है वो सारे के सारे होल नंबर पूर्ण संख्याओं में गिने जाते हैं। इसलिए n है वो पूर्ण संख्याओं का एक सबसेट है। अब पूर्ण संख्याएं हैं स्टूडेंट्स वो
जेड माने पूर्णांक संख्या है, जेड के अंदर तीनों संख्या आ गई है, जेड माइनस भी आ गई है, जेड प्लस भी आ गई है और जीरो भी आ गया है, उसका एक सबसेट है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं हैं वे पूर्णांक संख्याओं का एक उपसमुच्चय है। क्या ये बात सही है? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जेड है, जेड के अंदर 3 प्रकार की संख्या शामिल है। जेड प्लस यानी पूर्णांक, धन पूर्णांक यानी प्राकृत संख्याएं, जीरो और ऋणात्मक संख्या जेड माइनस, ये सारी की सारी जेड में शामिल है। और होल नंबर तो इसी का एक पार्ट है, इसलिए होल नंबर है वो जेड का एक सबसेट है। जेड है वो एक सबसेट है क्यू का, परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्या मैंने देखिए कौन कौन सी बताई थी, एक तो शांत वाली, एक अशांत आवर्ती वाली और सारी की सारी जेड वाली, तीनों की तीनों जेड वाली, वो सारी की सारी क्यू में शामिल होती है। तो क्यू के अंदर ही जेड शामिल है, क्यू एक पार्ट है, जेड एक पार्ट है क्यू का, इसलिए हम कह सकते हैं कि जेड है वो सबसेट है क्यू का। क्यू माने परिमेय संख्याएं और जेड माने पूर्णांक संख्याएं। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि क्यू है वो सबसेट है रियल नंबर्स का। अरे भाई, परिमेय संख्या हो या परिमेय हो, सारी सारी रियल नंबर्स के सबसेट है, रियल नंबर के अंदर ही आती है सारी की सारी, रियल नंबर के सबसेट है। पूरा का पूरा यदि हम एक साथ देखना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं इसे कि नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर के, होल नंबर है वो सबसेट है इंटेजर्स के, और इंटेजर्स है वो सबसेट है, इंटेजर्स है वो सबसेट है जो आपके क्यू के, परिमेय संख्याओं के, और परिमेय संख्या है वो सबसेट है रियल नंबर्स के। ये तो हो गया एक, ये बच गया, इसका कोई अभी सबसेट बनाया नहीं हमने। इसे हम टी से डिनोट करते हैं। टी सीधा डायरेक्ट सबसेट है आर का, टी और किसी का सबसेट नहीं है, अपरिमेय संख्या और किसी में शामिल नहीं है, सीधी आर का सबसेट बनता है। यहाँ पे और लगा सकते हैं हम। और ये जो मैंने बताया आपको, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना, आपके भविष्य में आगे तक काम में आने वाला है। ये अच्छी तरह से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे की बात शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगला कंसेप्ट देखते हैं, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सबसेट के रूप में इंटरवल, इंटरवल माने अंतराल। अंतराल का अर्थ हम यूँ समझेंगे रियल नंबर्स का एक टुकड़ा। यदि हम नंबर लाइन लेवें, यदि हम नंबर लाइन लेवें 0 1 2 3 4 5, मुझे जैसे मान लीजिए 1 से 4 तक की संख्या लेनी है, 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं, ये क्या हो गया भाई, ये इस रियल नंबर का एक टुकड़ा हो गया है, एक टुकड़ा हो गया है, ये एक अंतराल हो गया है, इंटरवल हो गया है। ये यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर मैंने आपको दिखाया है कि सारे के सारे जो मैंने है रियल नंबर्स है वो लिखे हैं, और रियल नंबर्स में से मैंने एक अंतराल लिया, इंटरवल लिया है। अब यहाँ पे इंटरवल को हम गणितीय रूप से किस प्रकार दिखा सकते हैं, तो आपके सिलेबस में 4 प्रकार के जो अंतराल बताए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। हम में से ये लिख सकता हूँ, माना जो 1 2 3 4 इनको अक्ष मान लेता हूँ, अक्ष बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, अक्ष है वास्तविक संख्याओं के अवयव है, एंड और अक्ष किस प्रकार है, नंबर लाइन थोड़ी छोटी पड़ेगी, मैं इस लाइन को सीधी रखना चाहता हूँ, वैसे सीधी लाइनें मेरे से कम ही खींची जाती है, और अक्ष है वो 1 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है। स्टूडेंट्स, आपने भी नंबर लाइन देखी है, ये आपने देखा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, ये एंड पॉइंट्स है, दोनों एंड पॉइंट है, ये दोनों के दोनों 1 और 4, ये इस इंटरवल में शामिल है या नहीं है। इसे देखें तो अक्ष है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब है 1 शामिल नहीं है, 4 से छोटा है। भाई 1 से बड़ा और 4 से छोटा कौन कौन सी संख्याएं होगी, 1 से बड़ी और 4 से छोटी, 2 ही संख्याएं हमारे पास, 2 और 3 नंबर लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब हो गया इसके अंदर जो हमने इंटरवल लिया है, अंतराल लिया है, इसके अंदर न तो 1 शामिल है और न ही 4 शामिल है। दूसरा, नंबर 1 लगा देता हूं मैं। दूसरा हम ये मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू r और 1 है वो इक्वल है या उससे बड़ा है x एंड स्मॉलर देन 4।
यहाँ पे मैंने ये कह दिया है कि x है वो 1 के या तो बराबर है 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि x है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब हो गया x इसमें शामिल, एक इसमें शामिल है, लेकिन 4 से छोटा है। इसका मतलब 4 शामिल नहीं है, 4 शामिल नहीं है। तीसरी जो सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन मैंने ये मान ली है कि x है वो बिलोंग करता है R से, और x है वो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन स्मॉलर देन या लेस देन और इक्वल टू 4 है। इसे कैसे पढ़ेंगे हम? इसे कैसे पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन टू 4। इसे कैसे पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर लेस देन 4। x इज ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे हमने 4 को शामिल कर लिया है, लेकिन x है वो 1 से बड़ा है, यानी इसमें 1 शामिल नहीं है, 1 शामिल इसमें नहीं है। और चौथी स्थिति है, यहीं लिखनी पड़ेगी मेरे को एक बार, स्पेस थोड़ा कम है। x बिलोंग करता है R से, x बिलोंग करता है R से, और x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल कर लिए, 1 और 4। यदि चारों स्थितियों को हम नंबर लाइन के ऊपर देखना चाहें तो मैं नंबर लाइन दोबारा बनाऊंगा और 4 बार बनाऊंगा। ये हमें चारों स्थितियां समझनी है। 0 1 2 3 4 5, 2 and 1 -1। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 1 2 3 4 and 5, और यहाँ पे -1। सिचुएशन नंबर में हम देखते हैं कि 1 भी शामिल नहीं है और 4 भी शामिल नहीं है। जब नंबर लाइन के ऊपर इसे दिखाना हमें, तो हमें इस प्रकार के एक नोड बना देना है, गोला बना देना है। इसे बोलेंगे हम नोड। नंबर लाइन के ऊपर इस प्रकार का गोला बना देंगे छोटा। इस गोले का अर्थ ये होगा जो यहाँ लिखा है कि इसमें एक एंड पॉइंट है, 1 भी शामिल नहीं है और 4 भी शामिल नहीं है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि ये बात हम नहीं लिखें, केवल नंबर लाइन पे दिखाएं इसे हम, तो दोनों तरफ नोट बना देंगे। इसका मतलब है एंड पॉइंट है, शामिल नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 शामिल है दूसरी सिचुएशन के अंदर। दूसरी सिचुएशन में 1 शामिल है लेकिन 4 नहीं है। तो यहाँ पे 1 से 4 तक मैं लाइन खींच देता हूँ। 1 से 4 तक ये लाइन खींच दी है। 1 शामिल है तो हमें डॉट बना देना, डॉट। और 4 शामिल नहीं है तो वही नोड। डॉट और नोड में अंतर समझ गए होंगे आपके। नोड खाली है बीच में से, डॉट है वो फुली शेडेड है। जो शामिल है वहाँ पे डॉट, जो एंड पॉइंट शामिल है वहाँ पे डॉट, और जो शामिल नहीं है वहाँ पे नोड। इसके अंदर देखिए अगली सिचुएशन के अंदर 1 शामिल नहीं है और 4 शामिल है। 1 से लेकर 4 तक यदि लाइन खींचे, 1 शामिल नहीं है यानी नोड बनाना है, 4 शामिल है यानी डॉट बनाना है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? अगले में देखिए दोनों ही एंड पॉइंट शामिल है, 1 भी और 4 भी। यहाँ पे 1 भी और 4 भी, तो यहाँ पे 4 पे भी डॉट बनाना है और 1 पे भी डॉट बनाना है। इसका मतलब दोनों एंड पॉइंट है वो शामिल है। ये बात आप नंबर लाइन के ऊपर आसानी से समझ गए हैं। इससे यदि हम इसका सबसेट बनाएं, यदि इसका सबसेट बनाए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई 1 से 4 तक नंबर है, एंड पॉइंट है 1 और 4। इसको मैंने जो सबसेट है वो ये बना दिया है इसका 1 और 4। इसको यदि मैं लिखना चाह रहा हूँ तो इसके अंदर देखो यहाँ पे न तो 1 शामिल है न 4 शामिल है। यहाँ पे 1 तो शामिल है लेकिन 4 नहीं है। इसे मैं लिखूँगा 1,4। ये ब्रैकेट का अंतर आप समझ गए क्या? फिर मैंने यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट काम में लिया, यहाँ पे कौन सा लिया है, और तीसरी सिचुएशन के लिए और फोर्थ सिचुएशन के लिए, तीसरी सिचुएशन के लिए 1,4 और चौथी सिचुएशन के लिए 1,4। चारों स्थितियों में 4 ब्रैकेट है। चारों सिचुएशन जो आपको मैंने बताई है उसके अंदर 4 प्रकार के ब्रैकेट है, आप आसानी से देख सकते हैं।
इसका क्या अर्थ लगा रहे हो आप? इसका अर्थ ये लगाते हैं हम कि जहाँ पर भी जिस भी साइड के अंदर, दाईं या बाईं साइड के अंदर यदि छोटे वाला ब्रैकेट है, राउंड वाला ब्रैकेट है, तो इसका अर्थ है कि उस साइड वाला नंबर, उस साइड वाला एंड पॉइंट है वो शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है। और यदि मैंने बड़ा ब्रैकेट बना दिया है, बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जिधर भी लगा हुआ, जिस साइड में लगा हुआ, उसका मतलब है कि उस साइड का एंड पॉइंट है वो इसमें शामिल है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है? इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है 1 है इसके अंदर शामिल है। लेकिन 4 वाले की तरफ राउंड ब्रैकेट है, छोटे वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब 4 इसमें शामिल नहीं है। ये देख लीजिए आप, 1 शामिल है पर 4 शामिल नहीं है। इस प्रकार की सिचुएशन को हम हिंदी में विवृत अंतराल, अंग्रेजी में क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल है ये। इस वाली सिचुएशन को समवृत्त, चौथे वाली को समवृत्त अंतराल, ओपन इंटरवल। बाकी जो दोनों बच गई है, सेकेंड और थर्ड, उसके लिए 1 क्लोज एंड 1 ओपन इंटरवल, एक खुला और एक बंद अंतराल। स्टूडेंट्स, चारों के चारों इंटरवल आप समझ गए होंगे। ब्रैकेट किस प्रकार काम में लेने वो भी समझ गए होंगे आप। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि हमें राउंड वाला ब्रैकेट काम में लेना है, इसका मतलब हम कहेंगे कि शामिल नहीं है। यदि हम स्क्वायर वाला ब्रैकेट काम में लेंगे, बड़े वाला ब्रैकेट, तो इसका अर्थ होगा शामिल है। ओके। अब यदि इसे कई गणितज्ञ है वो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि स्क्वायर ब्रैकेट ही काम में लेना है, स्मॉल ब्रैकेट काम में लेना ही नहीं है, तो इस स्मॉल ब्रैकेट को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, बड़े ब्रैकेट को उल्टा करके एकदम। इसका अर्थ, यदि बड़ा ब्रैकेट उल्टा बना दिया हमने, तो इसका मतलब भी वही हो गया है कि ये शामिल नहीं है। इधर एंड पॉइंट 1 शामिल नहीं है, इधर एंड पॉइंट 4 शामिल नहीं है। ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी स्टूडेंट्स। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की बात शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स 1 मिनट, इसके अंदर ही हम एक चीज़ और देख लेते हैं। जो अंतराल है, चारों प्रकार के अंतराल है, उनके अंदर परास देखते हैं। परास यानी लेंथ ऑफ इंटरवल या फिर रेंज ऑफ इंटरवल। इंटरवल का परास कितना है। परास के लिए हमें जैसे दो एंड पॉइंट है, ये पॉइंट ए मानेंगे, ये बी मानेंगे। तो यदि हमें रेंज निकालनी है या लेंथ निकालनी है, लेंथ या रेंज निकालेंगे तो b माइनस ए कर देना है, जो दोनों एंड पॉइंट है उनमें से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो रेंज है, इसका जो परास है वो 4 में से गया 3, इसका परास है 3, इसमें भी 4 में से गया 3, इसमें भी 4 में से गया 3, और इसमें भी 3 है। तो इस प्रकार हम रेंज है किसी भी इंटरवल की, अंतराल की जो परास है वो हम b में से a घटा के एंड पॉइंट्स है उन दोनों का अंतर है वो बता सकते हैं। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अगला पॉइंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स अगला कंसेप्ट देखते हैं, पावर सेट या हिंदी में इसे बोलेंगे घात समुच्चय। पावर सेट, अभी तक हमने सबसेट की बात की थी, अब हम बात करना चाहते हैं पावर सेट क्या चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया है A, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ले लिए 1 और 2। इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं। इसके सबसेट यदि हम बनाएं तो 5 तो होगा ही होगा। ये पहले बता दिया है कि एम्प्टी सेट है, हर सेट का सबसेट होता है। इसके बाद में एक सेट ये बन सकता है केवल 1 एलिमेंट वाला, एक सेट ये बन सकता है केवल 2 एलिमेंट वाला, और एक ये बताया था आपको कि खुद सेट है वो अपना ही सबसेट होता है, इसलिए 1 and 2। इसके सारे के सारे पॉसिबल सबसेट है मैंने बना दिए हैं। यदि इन सब सबसेट्स को मैं एक सेट बना दूं, इन सब सबसेट्स को मैं एक सेट बना दूं, तो वो सेट कहलाएगा A का पावर सेट।
अब आप इसकी परिभाषा में लिख देता हूँ, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किसी समुच्चय के सारे उप समुच्चयों का एक सेट किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का एक समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। मैं परिभाषा लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी समुच्चय के, यहाँ पे समुच्चय ए है हमारे उदाहरण में, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का एक समुच्चय, यहाँ पे पी हो गया, अब ये पावर सेट कहलाता है। किसी समुच्चय के, समुच्चय ए है यहाँ पर, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों, सभी जितने भी बनने वाले उप समुच्चय है, सबसेट है, उनका एक समुच्चय है, वो पावर सेट कहलाता है। आप समझ गए स्टूडेंट्स अच्छी तरह से। किसी का भी पावर सेट बनाना है, किसी भी सेट का पावर सेट बनाना है तो उसके सारे के सारे सेट सबसेट लिख लीजिए और उनका एक सेट बना दीजिए। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान रखना है, यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, अब यहाँ पे ये जो 1 है ये सबसेट नहीं है। इन ब्रैकेट्स में बंद होने के बाद ये एलिमेंट हो गया पावर सेट ए का, ये एलिमेंट हो गया पावर सेट ए का, ये एलिमेंट हो गया पावर सेट ए का, ये एलिमेंट हो गया है पावर सेट ए का। ये आपको अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नंबर 2, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पावर सेट। यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं कि किसी भी पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स। किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे, उतने ही होंगे जितने कि पावर सेट में एलिमेंट होंगे। यदि इस सेट की बात करें, इस सेट के सबसेट कितने बनेंगे, पावर सेट के अंदर जितने एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके 4 सबसेट है। यदि ये हमें पता लगाना हो कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे या किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे, मैक्सिमम सारे के सारे कितने बनेंगे, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला देखना होगा। यहाँ पे यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे ये पता लगाना चाहें, अरे वही तो सबसेट होंगे, वही तो सबसेट बनेंगे। इसके अंदर 4 सबसेट है तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर m। पहले ये देखिए पावर सेट किसका है, ए सेट का है। तो यहाँ पे m क्या है, जहाँ m बराबर सेट ए के अवयवों की संख्या है, एलिमेंट्स के नंबर है, अवयवों की संख्या है। यहाँ पे स्टूडेंट 2 की पावर m इसके सबसेट के नंबर बताएगा, या फिर यहाँ पे m 2 की पावर m है वो पावर सेट के एलिमेंट के नंबर बताएगा, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 की पावर m 2, m क्या है, m है ए सेट के अवयवों की संख्या, यहाँ पे संख्या 1 2 की पावर 2 यानी 4। सबसेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। सबसेट जितने बनेंगे पावर सेट के अंदर उतने ही एलिमेंट होंगे। पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 4। आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरा सेट लिख रहा हूँ मैं, सेट B 1 2 3 4 एंड 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब यदि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ B कहूँ, या मैं ये कहूँ कि सेट B के कितने उपसमुच्चय होंगे, B के सभी उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2 की पावर m। और m क्या है, यहाँ पे B का पावर सेट बन रहा है, इसलिए B के जो अवयव उनकी संख्या, B में अवयव कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी 5, 2 को 5 बार गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 32 क्या आया, सेट B के सबसेट के नंबर। सेट B के अंदर कितने सबसेट बन सकते हैं, 32 बन सकते हैं। 32 क्या आया है, B के पावर सेट के एलिमेंट की संख्या। B के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 32 होंगे। अरे भाई इसके जो सबसेट बनेंगे वही तो इसके एलिमेंट बनेंगे, इसमें जितने सबसेट बनने हैं वो इसके एलिमेंट बनने हैं।
स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यूँ समझेंगे, जैसे अभी हमने जो रियल नंबर्स देखे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर है वो सबसेट है रियल नंबर्स का। प्राकृत संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं का एक उपसमुच्चय है, कारण सारी की सारी प्राकृत संख्या इसमें शामिल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये सबसेट है इसका। तो n के लिए r है वो यूनिवर्सल सेट है, और नॉट ओनली n के लिए, ये w के लिए भी यूनिवर्सल सेट है, ये z के लिए भी यूनिवर्सल सेट है, ये q के लिए भी यूनिवर्सल सेट है, और ये t के लिए भी यूनिवर्सल सेट है। आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जो आधारभूत समुच्चय कहलाता है और जिसके अंदर कई सबसेट है वो बन सकते हैं। जैसे सौर मंडल की बात करें हम, सौर मंडल है वो पृथ्वी के लिए एक यूनिवर्सल सेट है, या फिर ब्रह्मांड है वो सौर मंडल के लिए एक यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट हो गया है आधारभूत समुच्चय। आधारभूत समुच्चय किनके लिए आधारभूत समुच्चय किनके लिए है? जो इसके उपसमुच्चय बनने वाले हैं उनके लिए। किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, किसके रेफरेंस में? इस यूनिवर्सल सेट से जो उपसमुच्चय बनेंगे उनके लिए ये एक आधारभूत समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। जैसे ये R है, ये इन सब के लिए एक आधारभूत समुच्चय है, एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ये सारे के सारे इससे बनने वाले उपसमुच्चय है। आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। आधारभूत समुच्चय है काफ़ी बड़ा होता है और इसके अंदर कई सबसेट है वो बन सकते हैं, लेकिन जो सबसेट बनते हैं उन्हीं के लिए यूनिवर्सल सेट है ये। यदि मैं कहूँ कि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का एक समूह है, वो एक सेट बना देते हैं हम, और दूसरी स्कूल का बच्चा है, उसके लिए आपकी स्कूल के बच्चों का जो सेट बनाया हमने वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। कारण दूसरी स्कूल का बच्चा है वो आपकी स्कूल के बच्चों का एक सबसेट नहीं, एक पार्ट नहीं है। हाँ, आपकी स्कूल के सारे बच्चों का एक सेट है, वो कक्षा 1 के किसी बच्चे का या पूरी कक्षा का एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्योंकि सारी की सारी कक्षा है वो आपके जो पूरे सभी बच्चे हैं स्कूल के उनका एक पार्ट है। आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। सार्वत्रिक समुच्चय को हम U अक्षर से डिनोट करते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को हम U अक्षर से दिखाते हैं, कैपिटल U लेटर। अब U लेटर है, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया है कि नेचुरल नंबर का एक सेट है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं सारे के सारे धन पूर्णांक होते हैं, 1 2 3 फिर अनंत तक। अब यदि मैं ये कहूँ कि सेट A है वो 1 2 3 है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि n है वो यूनिवर्सल सेट है A के लिए। मैं सेट B बनाऊँ जिसके अंदर 0 1 2 ले लिया मैंने एलिमेंट, क्या ये n जो मैंने लिखा है ये यूनिवर्सल सेट है B के लिए? नहीं है, क्योंकि B का अवयव जो एक है 0 वो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स, हमने 1.3 के सारे कंसेप्ट जो काम में आने वाले हैं वो देख लिए हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इससे संबंधित कोई आपको क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, उसे सोल्व करने का प्रयास करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।